हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी का टेस्ट सीरीज आज हम लोग 10 देखेंगे। अभी तक हमने 9 टेस्ट सीरीज हमने करा चुका है और आप देख चुके हैं। इस तरह से हम टेस्ट सीरीज 10 है और टोटल यहाँ पे टेस्ट सीरीज इस सेट का जो वॉल्यूम 2 का जो टेस्ट सीरीज है 20 है। अब इस 20 सीरीज को कर लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जान रहे हैं कि मार्च से अप्रैल नहीं तो मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यदि आप इस सेट को देखते हैं तो आपका नंबर अच्छा होगा और साथ ही आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न आपसे क्या पूछा है? पहले प्रश्न आपसे पूछा है कि 2023 में किस भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीत लिए हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, ये विदित गुजराती और आर वैशाली के द्वारा जीत लिए गए हैं। बात कर लेते हैं हम यदि आर प्रज्ञानंद की, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद हंगरी के सुपर टूर्नामेंट जीत गए हैं 2023 में। और फीडे डी ग्यूकेश की बात करें, डी ग्यूकेश की, तो वह 2023 की फीडे रैंकिंग में भारत में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आर प्रज्ञानंद की बात कर ले तो जो आर प्रज्ञानंद है वो हंगरी के सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीते हैं। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? अगला प्रश्न आपसे बोला है कि हाल ही में भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे बनाया गया? आर माधवन को बनाया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि शेखर कपूर को इंटरनेशनल जूरी फिल्म फेस्टिवल 2023 के इंटरनेशनल जूरी पैनल में इसे शामिल किया गया है, शेखर कपूर को। इस बातों को ध्यान रखना है। और साथ में आपको ध्यान रखना है सुरेश गोपी को किस लिए याद रखना है? तो सत्यजीत रे फिल्म टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखना है। बात कर ले प्रसून जोशी की, तो प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। तो सभी का नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप आशा करते हैं इन चीज़ों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बोला है संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, माने किस स्थान पर किया गया है? तो ये रियाद में हो गया है। और रियाद आपको ध्यान रखना है सऊदी अरब का राजधानी है। बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और ये यहाँ के किंग रियाद के किंग फदह इंटरनेशनल स्टेडियम संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण किया गया है। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कर्नाटक ने मेघालय को 54 वर्ष बाद हरा करके संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो याद रखेंगे कि सार्क का सदस्य यहाँ ईरान नहीं है, भारत, भूटान, पाकिस्तान। और इसके साथ ही आपको सभी देशों का नाम याद रखना है। सभी देश में से आपके आते हैं भारत हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 देश का नाम याद रखना है। सबसे नया देश अगर बात पूछे तो अफगानिस्तान है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुआ था। तो इतनी बात आपको सार्क से संबंधित याद रखना है। G7 की बात करें तो 1975 में फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आसियान की बात करें तो 8 अगस्त 1967 में स्थापना किया गया था। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुआ है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? अगला प्रश्न बोला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा घटना कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को याद रखेंगे। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 को। और इस तरह से ध्यान रखेंगे 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिए गए थे। और इस तरह से ध्यान रखना है कि इसके लेकर के काफ़ी जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने विरोध किया था और निंदा प्रस्ताव भी बालकृष्ण शिवरामन के द्वारा
पास भी किए गए थे, इस बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि दीनदयाल बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नाम बदल के रखा गया है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय और प्राकृतिक पतन है। एन्नौर बंदरगाह की बात करें तो प्रथम नियमित बंदरगाह है। और बात कर ले तूतीकोरिन के, तो तमिलनाडु जो पूर्वी तट पर जो तमिलनाडु में है वो तूतीकोरिन बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह जो है ना हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी में जुड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है नाना सेवा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न आपसे बोला है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनमें से जो है गोवा राज्य में भारत का एकमात्र नौसेना संग्रहालय स्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो है पहले भारतीय बने हैं जो पुरुष एथलीट एशियाई सर्वश्रेष्ठ का जीता है। इस तरह से अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाले प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो जी एकदम राइट है। और बात कर लेते हैं अगर हम अगले की, तो यहाँ पे बोला है इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, इस तरह से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधारगृह कर दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधारगृह कर दिया गया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को ध्यान रखेंगे मांस रहित दिवस मनाने की घोषणा कर दिया है, नो नॉन वेज डे। और बात कर ले स्वच्छ त्यौहार और स्वास्थ्य त्यौहार का अभियान भी यहाँ शुरू किया गया है। तो 25 नवंबर को याद कर लीजिए और सुधारगृह को याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 कुमार चरित किसने रचा था? तो 10 कुमार चरित की रचनाकार जो है दांडी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले अगर हम बाण भट्ट की, तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे और इसने हर्ष के दरबारी कवि थे। कादम्बरी इसी के द्वारा लिखा गया, हर्षचरित कादम्बरी एवं हर्षचरित इसी के द्वारा लिखा गया है। बात कर ले हम अगर भट्टी की, तो बात्स जो भट्टी है ये गुप्त के दरबारी कवि है और इन्होंने मंदसौर अभिलेख की रचना किया था। बात कर ले भास की, तो भास ने स्वप्न वासवदत्ता का रचना किया है और इसमें जो है ध्यान रखेंगे इसने उद्यन एवं अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन भास ने किया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप का संबंध जो है ध्यान रखेंगे, उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं यदि बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन कप जो है अग्रवाल कप है, अमृता देवी दीवान कप है, चड्ढा कप है, सोफिया कप है, थॉमस कप है, योनेक्स कप है, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। बात कर लेते हैं यदि हम बास्केटबॉल से, तो बास्केटबॉल का जो संबंध है याद रखेंगे, बास्केटबॉल जो है गुप्ता ट्रॉफी है, विलियम जोन्स कप और फेडरेशन कप है। बात कर ले फुटबॉल कप का, तो बेगम हजरत महल कप है, रोबर्ट्स कप है, कलिंगा कप है, सुब्रत कप है और आशुतोष मुखर्जी एवं विट्ठल ट्रॉफी, ये सब सारे फुटबॉल से संबंधित है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का डैश से अधिक नहीं हो सकता है। तो यह 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले हम मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक उप मंत्री होते हैं। तो इस तरह से 3 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है ना संवैधानिक निकाय है और ये जो है ना 74 और 75 में जो है मंत्रिपरिषद की चर्चा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि सोलवाना ब्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो सोलवाना ब्लू जो है आपको ध्यान रखना है कि सोलवाना ब्लू किस भारतीय की आत्मकथा है।
तो ये ध्यान रखना है आपको। ये सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और सुब्रत भट्टाचार्य को बबलू दा के नाम से भी जाना जाता है। सुब्रत भट्टाचार्य मोहन बगान फुटबॉल क्लब से की ओर से खेलते हैं। बात कर ले कुछ अन्य फुटबॉल खिलाड़ी की, तो बांचुक भूटिया, सुनील छेत्री और सुब्रत भट्टाचार्य ये सब प्रमुख फुटबॉलर हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बोला है कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखेंगे पहले लिथियम उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन जो है तिरुपति में किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मैथमेटिक्स का प्रश्न आप देखें और हल करने का प्रयास करें। यदि आपसे हल नहीं होगा तो 100% हम कम समय में और अधिक से अधिक सवालों को हल करने का आपको हम बता देंगे। यदि आप प्रश्नों को पहले हल करें, हल नहीं होगा तो उसके बाद कमेंट और मैसेज और लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। हम 100% आपकी ओर से काम करेंगे। तो देख लीजिए ये सारे प्रश्न हैं। आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। मैथमेटिक्स को आप हल करने का प्रयास करें, ईजी वे में हल कीजिए। और ईजी वे में हल नहीं होता है तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, हम आपको ईजी वे में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, अगला प्रश्न 31 है। 31 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है देख लीजिए। 31 नंबर आपसे पूछा है कि बाबा रामचंद्र देव औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का संघर्ष के नेतृत्व किए थे। तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने अवध का नेतृत्व किए थे। आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। हालांकि अवध का जो स्वतंत्र रूप से स्थापित करने वाला व्यक्ति है सआदत खां, जिसे हम बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। अवध किसान सभा का गठन जो है ना 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। और मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र आदि के प्रयासों से किया गया था। महात्मा गांधी के खिलाफ जो है ना आंदोलन के खिलाफ सवाल पर किसान सभा मतभेद प्रकट किया गया था। इस बातों को ध्यान रखना है। और रामचंद्र देव के नेतृत्व में 1920 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन रामचंद्र देव ने कर दिए थे। तो इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये जो थे आपको ध्यान रखना है गौर नरेश थे। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इस बातों को ध्यान रखना है। और हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बातों को ध्यान रखना है कि जो प्रांतीय शासक है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग है, लोकपाल का। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्य यंत्र यानी जल पंप के बारे में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के विचार किया था। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान के नेतृत्व में ऐसा किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पहला मुगल बादशाह अशफाक उल्लाह खान नहीं होगा, बाघा जतीन के नेतृत्व में हुआ था। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम, चूँकि ये जो हो जाएगा आपका बाघा जतीन जो के नेतृत्व में हुआ था। और ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किए थे। बाघा जतीन एक युगांतकारी पार्टी के मुख्य नेता थे। और युगांतर पार्टी बंगाल के क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन था। और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जिला पर जज किंगफोर्ड का हत्या करने का प्रयास किया था। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। पहला मुगल बादशाह कौन थे। तो पहला मुगल बादशाह ये ध्यान रखेंगे बाबर है, जो पानीपत की युद्ध लड़ करके 1526 में पानीपत की लड़ाई करी और मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है। तो यह जो है आपको ध्यान रखना है, सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध पर्व है, अर्थात सांची का स्तूप संबंधित है बौद्ध से। तो यहाँ भी बौद्ध पर्व है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको लगा लेना है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ बोला निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। तो उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार जो है आपको धानु जतरा है। इस बात को ध्यान रखिए। कृष्ण और कंस के कथाओं से वर्णित है ये पर्व, ध्यान रखेंगे। 103 में संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता
पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए सही कथन पूछा है, तो सही कथन ध्यान रखेंगे कि 5 न्यायाधीशों इसमें शामिल थे जो भी संवैधानिक पीठ बने थे। तो और इसमें 3-2 के बहुमत से जो है ना WS आरक्षण को 10% बरकरार रखा गया, ये सही है, दोनों सही है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संशोधन वैध है। वो बोले हैं कि 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि भारतीय संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करता है, ये चीज़ बोला गया, तो ये गलत है, इस तरह से नहीं किया गया। तो इसमें सही कथन पूछा है तो A और B सही हो जाएंगे। तो A और B आपको राइट आंसर जो है ध्यान रखिएगा D में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बोलेंगे, त्सोंग झील जो है याद रखिए किस राज्य में स्थित है। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जो त्सोंग झील का जो नाम है तो चांगू झील के नाम से भी ये जाना जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है कार्तिक झील, खचोपलड़ी झील, सीमित झील, हरी झील ये और गुरुडोंग माटे झील भी यहाँ पे स्थित है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला बात कर लेते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात कर ले तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि 3 प्रेसिडेंसी, एक है बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। फिर 1955 आया तो 1955 में याद रखेंगे कि 1 जुलाई 1955 में इसे SBI में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर इसका B हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजना के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर USSR, अर्थात USSR से हमारा जो है ना पंचवर्षीय योजना प्रभावित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना 2017 तक चले थे, जिसमें से 2017 से ही पहले नरेंद्र मोदी की सरकार आया और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो इस तरह से इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि आज़ाद हिंद फौज, जिसको हम INA के नाम से जानते हैं, का गठन कब हुआ था। तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है किया गया था और रास बिहारी बोस की प्रेरणा से कैप्टन मोहन के द्वारा किया गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का डिवीज़न का गठन हुआ और सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को जो है ना सिंगापुर गए और इस तरह से वहाँ का सर्वोच्च सेनापति 4 जुलाई को इन्हें बनाया गया। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की। तो ये जो है ध्यान रखेंगे लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, याद रखेंगे 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किया गया था। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया, मतलब प्रशासन को ले लिया। तो ध्यान रखेंगे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कर दिया गया था। हालांकि अगर बात कर ले हम लॉर्ड बेलेजली की तो लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही अवध को सबसे पहले 1856 में विलय कर लिया गया था कुशासन के आधार पर। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला जो व्यक्ति था वो मीर कासिम था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि प्लासी के युद्ध के समय बाद जो है ना मीर जाफर को राजा बनाया गया था, लेकिन इसको हटा देने के बाद इसको बनाया गया। अब जब इसने मुंगेर स्थापित कर लिया तो इस तरह से फिर से पुनः जो है ना इसी को बना दिया गया था, इस बातों को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारक राज्य उड़ीसा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स का है, आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स हल करने का प्रयास कीजिए। जब नहीं होगा तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, 100% हम आपको ईजी वे में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के सवाल हैं, आप आसानी से इसको देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको GK GS अभी फिलहाल करा दे रहा हूँ, आप अगर चाहेंगे तो मैं मैथमेटिक्स भी कराऊंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में संविधान से भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। उससे पहले एक प्रश्न और है,
नहीं, यही प्रश्न है 61 से है। तो इस तरह से किस तरह से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया स्थापित किया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बात कर ले अगर हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से जो है ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता अपनाया गया है। बात कर लेते हैं यदि कनाडा की, तो कनाडा से आपको ध्यान रखना है संघीय सूची व्यवस्था अपनाया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति को अपनाया गया है। बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान से आपको मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग अपनाया गया है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और व्यापार वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा जो है ना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात कर लेते हैं हम आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया हम लोग ग्रहण किया है। तो इस तरह से इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ की अवधारणा के अनुसार जो है आपको ध्यान रखना है कहीं भी दंगे होना या कानून का उल्लंघन करने पर जो है आपको ध्यान रखना है सैन्य शासन लागू किए जा सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि मार्शल लॉ की अवधारणा हमारे संविधान में की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि इसके जगह पर सैन्य शासन जो है ना शाब्दिक अर्थ इसका सैन्य शासन है। मार्शल लॉ तो क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के हेतु असाधारण अधिकार मिल जाते हैं, मतलब सैन्य शासन लागू करने का अधिकार जो है ना सैनिक को दे दिया जाता है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो याद रखेंगे बादशाह अकबर का विरोध करने वाला चांद बीबी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चांद बीबी 1599 में अकबर का विरोध किया था। मलिक अंबर अहमदनगर का प्रधानमंत्री था जिस समय जहांगीर ने विरोध किया था और अहमदनगर को शाहजहां ने 1636 में साम्राज्य में मिला लिया था। 1593 में शाहजहां मुराद और अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में अहमदनगर पर पहली बार दक्षिण अभियान अकबर का किया गया था और इस तरह से जो है चांद बीबी के द्वारा इसको विरोध किया गया था। श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो श्रीलंका का गृह युद्ध जो है ध्यान रखेंगे जो है 2009 में समाप्त किए गए थे। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह सभी किस देश से संबंधित है, तो सभी चीन से संबंधित है, इस बातों को ध्यान करना है। अगर बात कर लेते हैं हम अगर चीन युद्ध की, तो प्रथम अफीम युद्ध की, तो प्रथम अफीम युद्ध का जो हुआ था 1839 से लेकर के 42 तक चला था भारत और ब्रिटेन के बीच, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसकी जो समाप्ति हुई थी 1842 में नानकिंग समझौता के तहत जो है समाप्ति हुई थी। अगर बात कर लेते हैं हम ताइपिंग विद्रोह के, तो 1850 से लेकर 1864 तक चले थे। अगर मात्सो तुंग के नेतृत्व में 1849 में जो हुआ था, 1849 में जो साम्यवादी जनवादी गणतंत्र साम्यवादी शासन की स्थापना हुआ था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। पेसो किस देश की मुद्रा है, तो याद रखेंगे कि पेसो जो है ना अर्जेंटीना की मुद्रा है, अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। और बात कर लेते हैं हम अर्जेंटीना की राजधानी की, तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। पंपास यहाँ एक घास स्थल का मैदान है। बात कर लेते हैं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ीलियाई यहाँ की मुद्रा है। और इस तरह से ध्यान रखना है ब्राज़ील में कहवा के नाम से, ब्राज़ील का जो कहवा पात्र के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की बात कर ले, तो दक्षिण भारत की मुद्रा रैंड है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसे हम बेल्ट कहते हैं। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगित है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु लिपि का प्रारंभ किया था, तो गुरु लिपि प्रारंभ करने वाले गुरु अंगद है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं गुरु नानक की, तो इसने सिख धर्म की स्थापना किया था। संगत और पंगत का स्थापना इसने किया था। गुरु रामदास की बात कर ले, तो गुरु रामदास गुरु अमरदास के बस सहकर्मी थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और गुरु अमरदास जो है ना विवाह के अलग अलग प्रथाएं चलवाए थे, इस बातों को ध्यान रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर ले, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है ध्यान रखना है आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ सिख गुरुओं के
इससे ही कहीं रैदास और अन्य रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण कर दिया है? तो न्यूनतम योग्यता निर्धारण करने वाला राजस्थान है। बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान ने अपने ही पंचायती चुनाव में सरपंच के लिए 8वां पास और जिला परिषद के लिए 10वां पास कर दिया है। और सभी जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपको ध्यान है शौचालय अनिवार्य कर दिया है। इस तरह से इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि बिहार सरकार की स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? तो स्वावलंबन योजना याद रखेंगे दिव्यांगजनों से संबंधित है। और याद रखेंगे कि 2000 रुपया अनुदान देने की बात 40%, अगर कोई दिव्यांग है 40%, तो 100% उन्हें 20,000 का अनुदान दिया जाएगा। इस तरह की बात किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है क्या करना है? समृद्धि और आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता का समानता थे। तो ये सही है। और सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना को पृथक लक्ष्य का निर्धारण किया गया था। तो ये भी सही है। तो इसलिए ना तो 1 और ना तो 2 गलत है। इस तरह डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है ग्राम सभा एक गाँव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है। तो किनका आम सभा है? 18 वर्ष वाले का आम सभा है जिसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। इस बात को बात कर ले हम ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में 21 वर्ष होने पर कोई भी आप ग्राम पंचायत के चुनावों में भाग ले सकते हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगर बात कर ले लोकसभा में तो 25 वर्ष होने पर चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 72 है। 72 में क्या बोला है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो अब चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। इसका जो कार्यकाल था 1969 से लेकर के 74 तक कार्यकाल था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये विकास उपागम की प्रक्रिया यहाँ पे चालू किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों के लिए भाग 9 में प्रावधान किया गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भाग 4 की बात करें तो यहाँ नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 की बात करें तो यहाँ मौलिक अधिकार की बात किया गया है। भाग अगर हम 9 के ए की बात करें तो नगर पालिका का वर्णन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना किसने अपनी मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि बनाती है? तो ये दीफू दर्रा जो है ना भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि बनाती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से रीजनिंग का सवाल है। आप रीजनिंग को सवाल को आसानी से देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे हल नहीं होता है तो आप जरूर कमेंट करें। 100% हम सब फिर से आपको रीजनिंग का सवाल बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्नों को देखें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। सभी प्रश्न को हम दिखा दे रहे हैं। आप बारी से एक एक करके सभी प्रश्न को हल करने को रोक करके देखिएगा। हल अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का सेट एक बेहतर सेट होता है और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 44वां संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे भारत के अनुच्छेद 301 को प्रभावित करता है। यह संविधान संशोधन के जरिए आपको ध्यान रखना है कि ये 1978 में हुआ है और इसने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया था। और याद रखेंगे कि अनुच्छेद 19 का F और अनुच्छेद 31 को इसने निरस्त कर दिया था और संपत्ति के अधिकार को उसने अनुच्छेद मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके लीगल अधिकार 300 अनुच्छेद A में कर दिया गया था। 300 A में कर दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध आपको ध्यान रखना है दामोदर नदी पर बनाया गया। इस बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा और याद रख लेना है कि भाखरा नंगल की बात करें तो भाखरा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर है, वही पोंग बांध ब्यास नदी पर है, वही पोचमपाद गोदावरी नदी पर है, वही पापनासम ताम्रपर्णी पर है और रामगुंडम गोदावरी नदी पर है। तो इतना बात भी आपको ध्यान रखना है। WHO के संविधान कब लागू हुआ था? तो इस बात को यह वह तिथि है जिससे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो WHO का संविधान लागू होने के दिन ही हम लोग
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को मनाते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। कामेत, नामचा बोरवा, गुरला मंथा, जो ये सब किसका नाम है? तो एक हिमालय पर्वतीय चोटी का नाम है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि दिद्दा नाम की रानी भारत की किस भाग पर 908 से लेकर 1003 तक शासन की थी? तो ध्यान रखेंगे कि ये कश्मीर पर शासन किए थे, और ये ध्यान रखेंगे कि उत्पल वंश से संबंधित थे, और उत्पल वंश के संस्थापक जो है अवंती वर्मन थे। लाहौर वंश के संस्थापक समग्र राज था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है ये पूछा है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाद बाकी सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस है। इसमें बोला है कि इस समीकरण के लिए कौन सही है? तो समीकरण के लिए आपको ये ए सही है। ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन को दर्शाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए याद रखेंगे, हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। वही जीवाणु के कारण भी कई तरह की बीमारी होते हैं, जिसको आप जान लीजिए। टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, टेटनेस हो गया, ये सब बैक्टीरिया और जीवाणु के कारण क्षय रोग, डिप्थीरिया और एंथ्रास, आपको ध्यान रखना है, एंथ्रेक्स होता है। अगर वायरस की बात करें तो खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स होता है। फंजाई के कारण रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, ये सब फंजाई के कारण होता है। प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया, कालाजार और निंद्रालु रोग होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 6.626 × 10⁻³ होता है। इस बात को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ब्लैक लेड आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट को ब्लैक लेड के नाम से जानते हैं। ग्रेफाइट एक कार्बन का बेरवेदार अपरूप है। ग्रेफाइट को जो है ध्यान रखना है कि षष्ठफलकीय संरचना होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट एक अर्धस्वस्थ पदार्थ है। ग्रहों की गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहान्स केपलर ने ग्रह गति के 3 नियम बताए थे। 3 नियम में उसने 3 नियम में पहला नियम बोला था कि जो ग्रह जो गति करते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं। दूसरा उसने बताया था कि क्षेत्रीय चालन का हमेशा नियत रहता है, और तीसरा उन्होंने बताया था कि जो उनका जो क्षेत्र का तय करने का जो आवर्तकाल है वो आवर्तकाल के स्क्वायर और क्षेत्र के क्यू के बराबर होगा। इस बातों को ध्यान रखना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो क्रिप्टो लॉकर आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टो लॉकर रैनसमवेयर का नाम क्रिप्टो लॉकर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रैनसमवेयर के प्रकार जो है ना, कई प्रकार हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 103 नंबर में क्या बोला है? 103 नंबर को देख लीजिए। 103 नंबर में बोला है कि विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो शक्ति का मात्रक वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जा सकता है। वाट सेकेंड, वाट घंटा और जूल्स, ये ऊर्जा का मात्रक है सभी। इस बात को ध्यान रखना है। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यपालकों का एक संगठित समूह है, जिनमें से निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन जो है इसके अलावा सभी शामिल है। इस बातों को, ये शामिल नहीं है, बाद बाकी सभी शामिल है। अगला प्रश्न बोला है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो है दरमियान के रखने वाले किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वह कौन सा आरेख है? तो ये सारे रीजनिंग के सवाल है। रीजनिंग के सवाल आप देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए, चूँकि हम आपको बाद बाकी सभी बता देंगे। तो इस तरह से जीके जीएस हम आपको बता दे रहे हैं। रीजनिंग का सवाल आप खुद से कर लीजिए, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप रीजनिंग का सवाल को आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आसानी से आप हल करेंगे और हल होगा भी। नहीं होगा तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है 121 में बोला है कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो विषैली आपको ध्यान रखना है कि यदि विषैली होता तो सोने के हम बर्तन में कभी खाते नहीं, इसलिए ये इसकी प्रकृति विषैली नहीं है। क्रोमियम, कैडमियम और कोबाल्ट का विषैली है। इस तरह राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। सो आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक बड़े और सुसज्जित भवन स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। अगला बोला है
कि भाई जो है आयतनीय प्रसारण जो AB का है वो 4:2 है, तो उसका जो अनुभार का प्रसारण किस प्रकार होगा, तो इसके उल्टा करके वर्ग होगा। मतलब जो भी प्रसारण आयतनीय का उसका व्यक्तक्रम कर दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए, तो 1/4 को अगर वर्ग कर दीजिएगा तो 1:16 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणुओं के लिए एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल और संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित किया था? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा हर्मन कॉबले ने ऐसा किया था। सही कथन को पहचानना है, तो सही कथन इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूटन बल का मात्रक है, यही सही कथन है, बाद बाकी सभी गलत है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो वायुमंडल में तरित द्वारा नाइट्रोजन गैस के द्वारा स्थिरीकरण होता है। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है? तो कथन ये सही नहीं है कि इथेनॉल घुलता नहीं है पानी में घुल जाता है, इसलिए ये कथन सही नहीं है। आंसर ये हो जाएगा। बाद बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक होता है? तो गोबर गैस में मीथेन जो है ना 65 से लेकर के 75% तक होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं है होता? तो टेरिडोफाइटा में याद रखेंगे पुष्प अंग नहीं होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी तरंगदैर्घ्य प्रकाश कम प्रकीर्णित करते हैं, तो जिसका तरंगदैर्घ्य बड़ा है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य छोटा है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है ना कम होता है, जिसके कारण लाल रंग हमें दिखाई देता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय में होता है, हमेशा एक ही दिशा में होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी उपयोग किस कारण कर रही है? तो करने का कारण आवृत्ति की व्यापक श्रेणी होना कर रही है। आगे है विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता का यूनिट महो है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और विशिष्ट चालकता के ओम प्रति मीटर होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग जो है ना क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। याद रखेंगे पौधे में 3 तरह का वर्णक होता है, एक क्लोरोफिल होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट होता है हरा रंग के लिए जिम्मेवार है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन के लिए जिम्मेवार है, और जो एक ल्यूकोप्लास्ट है वो रंगहीन के लिए जिम्मेवार है। क्लोरोफिल 2 प्रकार के होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए जो है ना नीला रंग के लिए जिम्मेवार है और वही हरा रंग के लिए जिम्मेवार क्लोरोफिल बी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इस तरह से आप देखिए बोला है कि XY का अगर हम समीकरण कराते हैं तो XY के लिए कौन सा सही है बोला है। यहाँ पे देखिए सही बोला है। तो ये देख लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट बनता है वो ये एक यौगिक होता है। तो P एक यौगिक है, सही है। XY एक यौगिक है, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये सही है और ये सही है। तो इस तरह से आपका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो बाद बाकी आप जो है आपका रीजनिंग का सवाल है, आप रीजनिंग के सवाल को हल कर सकते हैं। आपको हम दिखा दे रहे हैं। इस तरह से रीजनिंग का सवाल आप हल कीजिए। यदि हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं हल होता है तो आप हमको ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए, सभी सवालों को आराम से देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। तो मैंने सारे सवाल को देख लिया। आशा करते हैं कि आपको सीरीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम सभी के सभी सेट आपको कराने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।